तो पहले मुझे बताइए कि जो हमारे दर्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। दो। दो। उषा जी आप बताएंगे कि आस्तिक कितने होते हैं और नास्तिक कितने होते हैं। आस्तिक 6 होते हैं और नास्तिक 3 होते हैं। ओके। मेघा जी आप बताएंगे कि आस्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं। मेघा जी आप सुन पा रहे हो। ओके। सुरभि जी आप बताएंगे आस्तिक दर्शन कौन से होते हैं और नास्तिक कौन से होते हैं। मैम आस्तिक दर्शन है योगा, योग दर्शन। अच्छा मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। न्याय, वैशेषिका, सांख्य योगा, हम्म। योग दर्शन और दो और है। हम्म। चलो ठीक है, बाकी के बचे हुए धर्मेंद्र जी ने हाथ उठाया, तो आप बताएंगे जो बाकी के दो बचे हुए हैं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में आ जाएगा सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक। और नास्तिक में है आपका बौद्ध, जैनिज्म और एक चारवाक। तो योगासना के नाम से जो भी जुड़े हैं ये बताइएंगे, जो न्याय दर्शन है उसके जो फाउंडर है वो कौन है। महर्षि अक्षरपाद यानी गौतम। ओके। सर जी आप बताएंगी वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है। कर्नाल। महर्षि कर्नाल, ठीक है। महर्षि कर्नाल। सोमा जी आप बताएंगे सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है। कपिल, महर्षि कपिल। ओके। प्रेरणा जी आप बताएंगे जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, उसके फाउंडर कौन है। मैम जैमिनी। महर्षि जैमिनी। अ, शांति जी आप बताएंगे जो पतंजलि योग दर्शन किसने दिया है। महर्षि पतंजलि ने कौन सा दर्शन दिया है। आप सुन पा रहे हो मुझे। ठीक है, सुमा जी आप बताएं महर्षि पतंजलि ने कौन सा दर्शन दिया है। योग दर्शन। प्रेरणा जी आप बताएंगे जो हमारा उत्तर मीमांसा है उसको क्या बोला जाता है और उसके फाउंडर कौन है। मैम वेदांत भी बोला जाता है और बादरायण है। वेदांत तो उसका नाम हो गया, तो अब ये बताइए उसके फाउंडर कौन कौन है, कौन है मतलब। मैम बादरायण, बादरायण जी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास या फिर उनका दूसरा नाम है महर्षि वादरायण। ओके। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रमाण। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को। यस मैम। हम्म, ये बताइए प्रमाण कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रत्यक्ष। सिद्धांत। हम्म। योग दर्शन के अकॉर्डिंग तीन है। मोस्टली जो हम प्रमाण मानते हैं वो हम 6 मानते हैं। कौन कौन से। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि।
हम मोस्टली 6 प्रमाण मानते हैं। प्रमाण पहला होता है प्रत्यक्ष। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें इसका जो हिंदी में नाम है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मोस्टली टाइम पे हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी में आपको एज इट इज नाम दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी प्रत्यक्ष को हम बोलते हैं परसेप्शन। देन सेकंड होता है अनुमान। अनुमान को बोल जाता है इन्फरेंस। देन फिर आता है शब्द। आपको ये सीरीज में याद करना है, ठीक है। इसको वर्बल टेस्टिमोनी भी बोला जाता है। देन आता है उपमान। इसको कंपैरिजन भी बोला जाता है। देन उसके बाद आता है अर्थापत्ति। इसको अर्थापत्ति ही बोला जाता है। इंग्लिश में अर्थापत्ति बोला जाता है। तो आपको ये नाम ऐसे ही याद होने चाहिए, क्योंकि ये इसी नाम से देता है। बस आपको वो हिंदी की बजाय इंग्लिश में उसकी वर्डिंग में लिख देगा। देन आता है अनुपलब्धि। इसको अनुपलब्धि बोला जाता है। बाकी जब इसके जो एक्स्ट्रा नाम है वो जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको तब पता चल जाएंगे। ओके, तो मोस्टली हम 6 प्रमाणास को मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब देखिए सभी दर्शन है ना, किसी न किसी प्रमाण को मानते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से दर्शन किस प्रमाण को मानते हैं। जो चारवाक दर्शन है, जो प्रत्यक्ष है, उसको सिर्फ चारवाक दर्शन मानता है। चारवाक दर्शन सिर्फ एक प्रमाण को मानता है, वो भी कौन सा? सिर्फ प्रत्यक्ष को। वो बोलता है कि जो सामने प्रत्यक्ष चीज है सिर्फ वही हमें किसी चीज का ज्ञान करवा सकती है, तो वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। उसके बाद जो प्रत्यक्ष और अनुमान, यानी कि जो वो हो गया हमारा वैशेषिक, और जो बौद्ध दर्शन हो गया, वो 2 को मानता है। आपको इस सीरीज में याद होने चाहिए, ये प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। ओके, ये सीरीज में याद रखना है, क्योंकि ये सीरीज में आपको थोड़ा ये याद करने में रहेगा, वरना आप सोचोगे कि 3 कौन अलग अलग है, कोई क्योंकि कोई 3 को मान रहा है, कोई 4 को मान रहा है। अगर आप इसको सीरीज में याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी कि जो फर्स्ट के 4 हैं तो उनको ये मानते हैं, फर्स्ट के 3 को ये मानते हैं। जो फर्स्ट 2 है उनको जो वैशेषिक होता है और जो बौद्ध दर्शन होता है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानता है, यानी कि परसेप्शन और इन्फेरेंस को। देन उसके बाद आता है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन और जो योग दर्शन होता है वो फर्स्ट 3 को मानता है। ओके, जो न्याय दर्शन होता है हमारा वो फर्स्ट 4 को मानता है। उसके बाद जो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि है, यानी कि जो मीमांसा दर्शन है वो पूर्व मीमांसा भी हो गया और वो उत्तर मीमांसा भी हो गया। उसको कौन, वो 6 के 6 प्रमाण उसको स्वीकार करता है। ओके, चारवाक सिर्फ एक दर्शन को मानता है, प्रत्यक्ष को। उसके बाद जो वैशेषिक हो गया और जो बौद्ध दर्शन हो गया वो 2 को मानता है, प्रत्यक्ष को और अनुमान को। देन फिर जो हमारे सांख्य दर्शन हो गया और योग दर्शन हो गया वो फर्स्ट 3 प्रमाणास को मानते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमोनी को। उसके बाद जो न्याय दर्शन होता है वो भी 3 को मानता है,
वो जो न्याय दर्शन है वो 4 को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। जो हमारा जैमिनी दर्शन रह गया वो भी 3 को मानता है, फर्स्ट 3 को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। उसके बाद जो मीमांसा दर्शन बच गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वो 6 के 6 प्रमाणास को स्वीकार करता है। ओके, नोट कर लिया सभी ने? मैम मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा बोलते हैं और उत्तर मीमांसा वेदांत को बोलते हैं। मीमांसा है कंप्लीट मीमांसा, उसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट है, यानी कि उसका जो पूर्व जो है तो उसको पूर्व मीमांसा बोला जाता है, और जो उसका लास्ट का पार्ट होता है उसे उत्तर मीमांसा बोला जाता है, और उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम होता है वेदांत। अच्छा ठीक है, तो ये मीमांसा और वेदांत 6 के 6 प्रमाण को मानते हैं। ओके मैम, आगे चले। यस मैम। देन आता है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। स्टार्टिंग में हम अब इसको डीपली करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है कि किसी भी चीज की जब नॉलेज हमें डायरेक्ट कांटेक्ट से हो, यानी कि जब हमारी जो सेंस है, 5 सेंस है, वो डायरेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में आए और उनसे जो भी ज्ञान या फिर या इंफॉर्मेशन ले, तो वो साधन होते हैं, यानी कि वो जो वे होता है उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 टाइप्स होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। कौन कौन से होते हैं? 2, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प में उसके बाद सविकल्प होता है। सविकल्प के भी 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि ज्ञान के साधन होते हैं कि सविकल्प में किस तरह से ज्ञान हम लेते हैं। एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक, ठीक है। और लौकिक में क्या होता है, जो सविकल्प है उसके अंदर जो लौकिक है उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो हमारे 6 सेंस के बेस पे करते हैं। यानी कि जब हमको, जैसे अभी आप लोग स्क्रीन को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाई दे रही है, पीपीटी दिखाई दे रही है, आप सुन रहे हो मुझे, तो ये क्या हो गया, आप कैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? आप लौकिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो अपनी सेंस के द्वारा। उसके बाद होता है जो अलौकिक होता है, जिसमें आपकी जो 6 सेंस है वो डायरेक्ट किसी चीज के कॉन्टेक्ट में नहीं होती, वो होता है अलौकिक ज्ञान। निर्विकल्प में क्या होता है, जब हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन उसको इन डेप्थ में नहीं जानते, यानी कि उसके बिना किसी फीचर्स को जाने हम उस चीज का नॉलेज लेते हैं, यानी कि आउटर जो हम नॉलेज लेते हैं। सविकल्प में क्या होता है, जब हम उनके कोई भी जो उसके फीचर्स है उसको ऑब्जर्व करके देन उससे ज्ञान लेते हैं, वो हो गया सविकल्प। ये हम लौकिक और अलौकिक कर चुके हैं कि जहाँ पे हम हमारी जो सेंस है वो किसी चीज को कांटेक्ट में आती है, देन उससे जो हमें ज्ञान होता है वो लौकिक होता है। अलौकिक में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। ये आपको फर्स्ट यूनिट में आप इसको डीपली करोगे, यहाँ पे क्योंकि इसका आपको सिलेबस में दिया गया था इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको करवा रही हूँ। बाकी आप अपनी फर्स्ट यूनिट में इसको बहुत डीप में पढ़ोगे, सभी दर्शन को और प्रमाण को। उसके बाद आता है अनुमान। अनुमान से आप क्या समझते हो? गेस करना। यानी कि देखो हमारे पास पहले से कोई ज्ञान है, ओके, पहले से हमें कोई नॉलेज है, उसके बेस पे हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, उसके बेस पे हम किसी चीज को का परसेप्शन बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, अनुमान हो गया। यानी कि जो हमें पहले से हमारी नॉलेज है उसके बिहाफ पे हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देन फिर हम लॉजिकली उन चीजों को इकट्ठा करके उस चीज के बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं। नॉर्मली हम जैसे हम कहीं पे धुआं देखे तो हम क्या क्या अनुमान लगाते हैं कि वहां पे आग लगी होगी,
या फिर कहीं पे हम चीजों को गीला देखें, जैसे धरती को हम बाहर जा रहे हैं सड़क पे, वो बहुत गीली है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मतलब पूरा आसपास का एरिया गीला है तो इसका मतलब बारिश हुई थी, या फिर थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत पानी, तो इसका मतलब वहां पे कुछ वैसे पानी गिरा है। यानी कि हमें पहले से क्या थी, एक नॉलेज थी, देन उसके बिहाव पे हमने ऑब्जर्व किया चीजों को कि क्या कंडीशन है, उसके बेस पे हमने क्या किया, नॉलेज को ग्रहण किया। जो अनुमान प्रमाण होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पूर्ववत अनुमान, शेषावत अनुमान और सामान्यतो दृष्टा। जो अनुमान होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पूर्ववत अनुमान, शेषावत अनुमान और सामान्यतो दृष्टा। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान जब हम पूर्ववत में क्या होता है कि हम पहले से ही किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे देखो इसके नाम से ही आप इसको याद कर सकते हो, जैसे पूर्ववत, यानी कि यहाँ पे स्मॉल में क्या छुपा हुआ है, पूर्व से ही, यानी कि पहले से ही हम किसी चीज का ज्ञान को अनुमान लगा लेते हैं, वो होता है पूर्ववत। इसका अनुमान हम किसके बेस पे लगाते हैं? इफेक्ट और क्योज के बेस पे। इफेक्ट और क्योज के बेस पे ये अनुमान आता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आसमान में है ना बहुत सारे काले बादल आए हुए हैं, ठीक है, जो स्काई एक ऐसा है, क्लाउडी है, देन हम क्या अनुमान लगाते हैं कि बहुत अधिक संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो क्या किया हमने, पहले से किसी चीज को देखा, उसके बेस पे हमने अनुमान लगाया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। यानी कि पहले हमें किस चीज का पता था? हमें क्योज का पता था। यहाँ पे हमें पहले क्योज का पता है कि किसी चीज का कारण क्या है, यानी कि जो स्काई में क्लाउड होना का मतलब क्या होता है कि वहां पे बारिश की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे क्योज था, देन हमने क्या पता लगाया, उसका इफेक्ट पता लगाया कि क्या इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा रेनफॉल। यानी कि पहले से ही जो हम पहले से जो हम अनुमान लगा लेते किसी चीज को देखकर, उसके बिहाव पे हम ये बोल सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, वो हो गया पूर्ववत अनुमान। शेषावत अनुमान में इसका एकदम अपोजिट है, देखो इसके नाम में ही है शेषावत, यानी कि शेष बची हुई चीजों के बिहाव पे। शेष क्या, यानी कि कोई चीज हो चुकी है, कोई कार्य हो चुका है, उसके बाद जो उसकी वो कार्य का कुछ पार्ट बचे हुए हैं, या वहां पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, उसके बिहाव पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो कंक्लूजन को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है शेषवत अनुमान। यहाँ पे इसका क्या हम लगा सकते हैं, इसका जैसे हम ये ले सकते हैं कि हम रात को सोए हुए थे, जब हम सुबह उठे तो हमें आसपास का सारा एरिया कैसा मिला? गीला मिला, वहां पे सब जगह पे वाटर था। तो हमने क्या अनुमान लगाया? हमें नहीं पता, क्योंकि हम सोए हुए थे, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम सोए हुए थे। हमने अनुमान लगाया कि बारिश हुई थी, वो बारिश हुई थी, यानी कि वो पास्ट का जो इफेक्ट वो था कि क्या हुआ था, इसका पास्ट का जो क्योज था उसका क्या इफेक्ट था, अभी का जो वहां पे वाटर हो रखा है, सारा एरिया गीला हो रखा है, वो उसका क्या बच गया? शेष बच गया। यानी कि उनके बिहाव पे हम उस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ पे हम किसके बेस पे थे? यहाँ पे हम पहले ही फ्यूचर में क्या होगा उसका अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे हम जो शेष बचे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। यानी कि शेषावत अनुमान में क्या होता है, शेष बची हुई चीजों के बिहाव पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था जिसके कारण ऐसा अब ये चीजें देखने में आ रही है। उसके बाद आता है सामान्यतो दृष्टा। ये इन दोनों में क्या था, क्यों जो एग्जाम्पल है इसका, किस चीज का? ये शेषावत अनुमान। शेषावत अनुमान का यही एग्जाम्पल है ना कि देखो इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तो हम क्या थे, यहाँ पे हमने बादलों को देख के अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है। यहाँ पे क्या है कि हमें नहीं पता, रात को हम सोए हुए थे, रूम बंद था, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम सुबह जागे और हमें आसपास का सारा एरिया कैसा दिखा? गीला दिखा। तो हमने अनुमान लगाया है कि रात को बारिश हुई थी। यानी कि आपने किसके बेस पे अनुमान लगाया है? यहाँ पे आपने गीली मिट्टी के बेस पे अनुमान लगाया है ना कि पास्ट में क्या हुआ था, तो वो हो गया शेषावत अनुमान। यहाँ पे सामान्यतो दृष्ट अनुमान में क्या होता है, यहाँ पे तो क्या था,
क्योज और इफेक्ट का रिलेशन था, लेकिन सामान्य तो दृष्टा में क्या है कि कोई दो चीजें जब एक साथ होने लग जाए, हमने बहुत टाइम तक किसी चीज को ऑब्जर्व किया है और अब हमें पता है कि जहाँ पे वो एक चीज है वहीं पे वो दूसरी चीज जरूर होगी। जैसे अभी हमें पता है कि अगर धुआं निकला हुआ है, कहीं पे धुआं आपको दिखाई दे जाए, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि वहां पे आग लगी आग होगी, लगी। है ना। तो वो क्या है, वो लंबे टाइम तक आपने वो चीजों को ऑब्जर्व किया, देन आपको पता है कि जहाँ पे धुआं होगा वहां पे 100% आग होगी। तो सामान्य तो दृष्टा यानी कि वो एग्जिस्टेंस होता है किसी भी चीज का। दो चीजें जब एक साथ होती है तो उसका वो कौन, उसके बिहार पे हम अनुमान लगाते हैं कि एक चीज हमें दिखाई दे गई, तो हमें पता है कि जो सेकंड चीज है वो भी यहीं पे होगी। वो हो गया सामान्य तो दृष्टा। देन आ गया उपमान। उपमान में क्या होता है, सिमिलैरिटी। उपमान में क्या होता है कि किसी भी चीज का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो किसके बिहाफ पे करते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज के बेस पे उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब आपको नहीं पता है कि जैसे अभी आपने दर्शन नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको नहीं पता कैसे होते हैं, कैसा हो, मतलब कितना डीप में होगा। तो जो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, ठीक है, और मैंने कहा है कि इस ऐसा ऐसा आपको ना उस यूनिट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत या फिर उससे मिलती जुलती चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको नहीं पता है कि वो क्या है, आपने नहीं देखा है ना, आपने सिर्फ जो मेरी चीजें सुनी है उसको, उसी की नॉलेज है ना आपको। तो उसके जब आप कभी दर्शन पढ़ोगे, तब आप जो मेरे से जो आपने नॉलेज गेन की है, देन उसके बिहाफ पे आप वहां पे ये पता, आपको जब वहां पे कुछ भी टॉपिक दिखेगा तो आप पता कर सकते हो कि हाँ, ये तो उस जैसी चीज बोल रही है मैम कि यहाँ पे प्रमाण है, यहाँ पे इन सब चीजों का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये दर्शन हो सकते हैं। यानी कि आपको पहले से कोई नॉलेज है, उसके बिहाफ पे आप किसी अननोन चीज को उसकी सिमिलैरिटी के बेस पे उस अननोन चीज को जानने की कोशिश करते हो। जैसे नॉर्मली हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अभी आपको नहीं पता कि जंगली बैल कैसे होते हैं, आपने नहीं देखे, ठीक है, विल्ड डॉग्स का आपको नहीं पता कि कैसे होते हैं, लेकिन अभी किसी ने आपको बता दिया कि जो विल्ड डॉग्स होते हैं ना वो काऊ की तरह दिखाई देते हैं, वो थोड़ा सिमिलर होते हैं काऊ से। अब आपको विल्ड डॉग्स का नहीं पता, लेकिन हाँ, आपने काऊ बहुत अच्छे से देखी हुई है, बहुत बार देखी हुई है। देन कभी आपको जब विल्ड डॉग्स दिखाई देगा, तो आप क्या पता लगाओगे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जो ये है ना पशु, वो किस तरह दिखाई दे रहा है, वो गाय की तरह है, वो गाय की तरह है, लेकिन गाय नहीं है, वो कुछ और है। तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हाँ, जो विल्ड डॉग्स होते हैं ना वो भी काऊ की तरह होते हैं, तो ये हो सकता है ये विल्ड डॉग्स हो। यानी कि वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने दो चीजों को सिमिलरिटी के बिहाफ पे आपने उसको जानने की कोशिश की। ओके, नोन से अननोन को जानना, नोन की कंपैरिजन अननोन से करना। हाँ। हाँ। देन फिर आप आता है शब्द। क्या आप सभी शब्दों को प्रमाण बोल सकते हो? नो मैम। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो शब्द होते हैं हम प्रमाण किसको मानेंगे, उन्हीं शब्दों को मानेंगे जो जो ऑथेंटिक्स हो। यानी कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो जो सिद्ध पुरुष है ना, उनके द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वही किस में माना जाता है, वो शब्द प्रमाण में माना जाता है। यानी कि जो होली पर्सन हो गए या फिर सिद्ध पर्सन हो गए, उनने जो बोला है उन्होंने, तो उन्हीं वर्ड्स को हम क्या मानेंगे, शब्द मानेंगे। शब्द को आगम भी बोला जाता है, दूसरा इसका वर्ड है आगम, आप लिख लीजिए। और वो होली जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने कुछ भी बोला तो हम उनको प्रमाण मान के चलते हैं। या फिर जैसे हमें जो भी अपने शास्त्रों में पाया जाता है, जैसे भगवत गीता में हो गया या फिर उपनिषद में हो गया, वेदांत में हो गया, जो भी लिखा है ना उनको हम सत्य मान के चलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो किसी होली पर्सन नहीं दी, यानी कि किसी सिद्ध पुरुष के वो वचन है, इसलिए हम उनको क्या मान के चलते हैं कि ये क्या है, किसी चीज को जानने का अच्छा साधन है। तो उस साधन को क्या बोलते हैं, यानी कि उस प्रमाण को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं। यस मैम। देन आ गया अर्थापत्ति।
अर्थापत्ति में क्या होता है, देखो नॉर्मली जो अर्थापत्ति होता है और अनुपलब्धि होता है उनका नॉर्मली आप एग्जांपल से याद कर सकते हो कि जैसे अर्थापत्ति में है कि हम किसी चीज का क्या करते हैं, पर्यजम्पशन करते हैं, किसी चीज को पर्यज्यूम करते हैं या फिर हम परसेप्शन करते हैं किसी चीज का कि ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे अनुमान में और अर्थापत्ति में क्या डिफरेंस है, अनुमान में जो भी हम परसेप्शन कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, वो हमें पहले से कोई ज्ञान है उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, और वहां पे किस तरह से कर रहे हैं, हम लॉजिकली कर रहे हैं। वहां पे क्या हम लॉजिक लगा रहे हैं उन चीजों को प्रति। लेकिन यहाँ पे अर्थापत्ति में क्या होता है कि हम कोई भी परिज्यूम करते किसी चीज को या परसेप्शन लगाते हैं, लेकिन वो किसके भी वो लॉजिकली नहीं होता। मैम वो लॉजिकली कैसे, प्री कंसीव्ड नोशन से ना, लाइक इफ द फ्लोर इज वेट, इट रेन्ड यस्टरडे, एंड इफ देयर इज वही ना, लाइक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, इसके वजह से हम लोग वो ये करते हैं, नहीं? हाँ, क्योंकि हमें देखो वहां पे हमें पता होता है कि ऐसा इसका रीजन ये है, हमें उस लॉजिक का पता होता है कि Okay, बारिश के पीछे का रीजन क्या होगा, काले बादल ही होंगे, बादल है ना बारिश के पीछे का रीजन। हाँ, मिट्टी के गीले होने का भी रीजन क्या, वाटर है, वो वाटर कैसा भी हो सकता है, तो बारिश के माध्यम से हो सकता है, या फिर नॉर्मली कहीं पे पाइप वगैरह खुला छूट गया होगा, नल खुला छूट गया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। यानी कि वहां पे क्या है, लॉजिकली है, आपने उन चीजों को पहले से ऑब्जर्व किया। लेकिन अर्थापत्ति में ये गैस करते हैं हम किसी चीज को, ये लगा कि हम तुक्का लगाते हैं। जैसे इसमें मोस्टली एक ही एग्जांपल लिया जाता है कि देवदास कैसा है, फैट है यानी कि मोटा है, बट जो देवदास है वो दिन में खाना नहीं खाता, देवदास डज नॉट ईट इन द डे, बट वो क्या करता है, अभी हमें पता है कि देवदास दिन में खाना भी नहीं खाता और वो मोटा भी है। अब आप क्या उसका क्या वो अनुमान लगाओगे, उसके मोटे होने का रीजन क्या हो सकता है। नॉर्मली हम ये लगाते हैं कि वो रात को ज्यादा खाता होगा, तो यानी कि ये इसका कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम वहां पे जैसे कोई एक लड़का बहुत मोटा है और हमें ये भी पता है कि वो दिन में खाना नहीं खाता, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो रात में बहुत ज्यादा खाना खाता होगा। या फिर एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे आप दो फ्रेंड है, ठीक है, उनमें से एक है जो पढ़ता नहीं है, आपको नहीं, अगर आपसे उसके पेरेंट्स पूछे पढ़ता है, आपने बोला नहीं पढ़ता, क्योंकि स्कूल में वो पूरा दिन मटरगश्ती करता रहता है, शरारतें करता रहता है, लेकिन वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, जब भी एग्जाम होते हैं तो उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अब क्या अनुमान लगाओगे आप, हो सकता है वो जब स्कूल में होता है या ग्रास्पिंग आपके पावर आसपास ज्यादा है। होता है, हाँ, उस टाइम पे वो ना पढ़ता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 2 घंटे भी पढ़े है ना तो उनका काम चल जाता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आपके जब आप वहां से चले जाते हो उस टाइम पे वो पढ़ता हो या फिर देर रात तक पढ़ता हो, तो ये क्या होता है, हम परसेप्शन करते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसका यही रीजन हो सकता है क्या, नहीं है ना, आप इसमें कंफर्म नहीं हो ना कि यही रीजन है एकमात्र, और भी रीजन तो हो सकते हैं ना, हो सकता है उसने नकल की हो, ठीक है, या उसको पहले से उसका क्वेश्चन पेपर का पता हो, तो ये मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उनमें से आप किसी एक रीजन को पकड़ के चलते हो तो वो क्या होता है, वो होता है अर्थापत्ति। देन आता है अनुपलब्धि, देखो इसके नाम में ही है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि यानी कि किसी चीज का अभाव। इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है नॉन परसेप्शन। देखो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जैसे किसी चीज का अभाव होना यानी कि उसका अब्सेंस होना, तो उसकी अब्सेंस के बेस पे आप ये अनुमान लगाते हो कि हाँ वहां पे कुछ चीज होगी, तो उसको बोला जाता है अनुपलब्धि। अब जैसे इसका नॉर्मली एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे दीवार पर हम रूम में आए तो हमने दीवार को देखा तो दीवार पे घड़ी नहीं थी, तो हमने बोला कि जो घड़ी है वो कहाँ पे है, तो इसका मतलब आपने पूछा है कि घड़ी कहाँ पे है, तो इसका मतलब वहां पे पहले कभी होती थी, इनकी कोई चीज पहले कभी वहां पे एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब वो वहां पे नहीं है, और उसके ना होने पर आपने अनुमान वो एक आप आए बहुत टाइम के बाद वहां पे आए तो आपको दिखाई दिया कि वो वहां पे नहीं है, तो उसके ना होने का यानी कि उसकी अब्सेंस के बेस पे आप जो अनुमान लगाते हो वो होता है अनुपलब्धि। अब्सेंस के बेस पे जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो होता है अनुपलब्धि, किसी चीज की एग्जिस्टेंस ना होने पर। जैसे कि मैम टीचर आती है क्लास में और फेवरेट स्टूडेंट रहता है तो वो पूछ लेती है आज वो नहीं आया,
हाँ, होने यानी कि उसके ना होने का, जब आपको हाँ। ना होने की जब नॉलेज हो जाती है ना कि वो वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब वो पहले कभी वहां पे था। किसी चीज को मैं तभी नोटिस करूंगी ना कि जो पहले, अब मुझे नहीं पता, अगर नया बच्चा जुड़ेगा तो शायद मुझे इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जो बच्चा हर रोज जुड़ रहा है, हर रोज क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है, और एक दिन अगर वो ना आया तो मैं आपसे पूछ लूं कि आज वो नहीं आए, तो यानी कि उसके ना होने का जो नॉलेज होती है उसको बोला जाता है अनुपलब्धि। यस मैम, ओके, यस मैम। Yes, ma'am. अब हम करते हैं नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा आपको वो याद करके आना है, क्योंकि आपका काफी क्लासेस रहती हैं आपकी, और आपका सिलेबस भी बहुत लेंथी है, तो हम ट्राई करेंगे इनको जल्दी से जल्दी खत्म करने का। आप ये बताएं, जो हमने अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स में 3 टर्म्स पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? हमने 3 टर्म्स की है, कौन कौन सी है वो? वो contradictory, contrary, वो नहीं, 3 टर्म्स आर्गुमेंट में जो हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं। contra, Conversion or conversion, oversion, contraposition. नहीं, वो वो भी 3 नहीं। टर्म्स थोड़ी ना थी। वो कौन सा इमीडिएट टेबल का नहीं, वो भी मेजर, मेजर, माइनर और मिडिल, और हाँ वो ये हमारी किसमें होती माइनर। है? ये होती है वेस्टर्नोलॉजी में। उसी तरह से जो हमारी इंडियन लॉजी होती है, वहां पे भी 3 टर्म्स होती हैं। वहां पे 3 टर्म्स कौन कौन सी होती है? पक्ष, साध्य, हेतु, पक्ष। वहां पे कौन कौन सी होती है? साध्य, हेतु, पक्ष। तो जो ये तो मेजर, मिडल, माइनर ये होती है हमारी वेस्टर्न लॉजी में, लेकिन अभी हम इंडियन लॉजी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन लॉजी में 3 टर्म्स होती है, साध्य, हेतु, पक्ष। जो मेजर टर्म्स होती है उसको बोला जाता है साध्य, जो मिडल टर्म्स होती है उसको बोला जाता है हेतु, और जो माइनर टर्म्स होती है उसको बोला जाता है पक्ष। क्लियर है? हाँ मैम, या आप वो इस चीज को ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, जैसे जो हमारे घर में मेजर जो चीजें हैं, तो मतलब मेजर यहाँ पे आप एक बड़ा सा वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे हमारे घर में जो हमें साधन प्रोवाइड करते हैं, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारे घर के जो बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मेजर मेजर आप किस चीज से, बड़े व्यक्ति से या जो पेरेंट्स से लगा सकते हो। जो मिडल होता है या जो हेतु होता है वो सभी चीजों का कारण होता है, यानी कि 2 चीजों के होने का कोई कारण होता है, उसको बोला जाता है हेतु या मिडल। ठीक है, हेतु किसी चीज का, इसके होने का ये हेतु है, यानी कि ये कारण है। हेतु हेतु का मतलब होता है कारण, किसी चीज के होने का कारण। यहाँ पे जो माइनर टर्म है, माइनर यहाँ पे क्या होता है? छोटी चीजें जो छोटी अमाउंट में है, या तो यहाँ पे देखो पक्ष है, हम किसका पक्ष लेते हैं मोस्टली? मान लो 2 बच्चों में झगड़ा हो गया, जैसे हम 2 भाई बहनों में झगड़ा हो गया, तो घर वाले किसका पक्ष लेते हैं? जो छोटा होता है, जो माइनर में होता है, तो उसका पक्ष लेते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ओके, माइनर हो गया पक्ष, मिडल हो गया हेतु, और मेजर हो गया साध्य। ओके, मैम एक्चुअली घर में माइनर बहुत शैतान होते हैं। लेकिन घर वाले उन्हीं की साइड लेते हैं। नहीं, जो सॉफ्ट है उसका ये पक्ष लेते हैं, जो माइनर है वो बहुत शैतान होते हैं, मेजर से माइनर बहुत शैतान होते हैं। लेकिन अगर हम अपने छोटे भाई बहन को लगा देते हैं ना थप्पड़, तो घर वाले
नहीं एक्चुअली ऐसा इस थॉट तो देखो जो हमारी वेस्टर्नोलॉजी में होती है वो अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स है, उसमें कितनी स्टेटमेंट होती है बताओ। मैम अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स में 3 ना? कितनी स्टेटमेंट होती है? 3। हाँ 3 आपने बताया ना वो हाँ। मीन अभी मिडिल माइनर मेजर वही अरिस्टोटल सिलोजिज्म। देखो वो तो हो गई टर्म्स, मेजर माइनर मिडल वो हो गई टर्म्स, हाँ लेकिन अभी मैंने पूछा कितनी स्टेटमेंट होती है? स्टेटमेंट्स 3 मैम होती है ना, स्टेटमेंट प्रीमाइज, ओके कंक्लूजन। हाँ कंक्लूजन। उसी तरह से जो इंडियन लॉजी होती है उसमें 5 स्टेटमेंट होती है। एक सेकेंड मैम, आपने इसमें मीन्स आपने जो बताया फर्स्ट ये वेस्टर्नोलॉजी में स्टेटमेंट में प्रीमाइस ये क्या टर्म? प्रीमाइज और कंक्लूजन। प्रीमाइस 2 बार लिखा आपने 3। हाँ तो हाँ दो प्रीमाइज होती है ना, ओके हाँ प्रीमाइस देन 1 होता है प्रीमाइस 2 कंक्लूजन। हाँ या प्रीमाइस 2 उसी तरह से जो हमारी इंडियन लॉजी होती है उसमें कितनी होती है? वहां पे 5 होती है। और वो 5 कौन कौन सी होती है? वो होती है प्रतिज्ञा, जिसे आप प्रतिज्ञा भी बोल सकते हो। देन सेकंड होती है हेतु, थर्ड होती है उदाहरणा, फोर्थ होती है उपनय, उपनय। हाँ, देन फिफ्थ होती है निगमना। प्लीज राइट ना स्पेल इट निगमा निगमन। मैम ने हाईलाइट किया, मैम स्क्रीन पर देखो दीदी। किधर? ओ उधर हाँ हाँ या तो कौन कौन सी होती है आपको इस सीरीज में याद रखनी है। जैसे वहां पे क्या होती थी, जो फर्स्ट 2 होती थी वो प्रीमाइज होती थी, देन जो थर्ड होती थी वो कंक्लूजन होती थी। वहां पे 2 के भी यहाँ पे कंक्लूजन निकला था ना। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल 5 होती हैं। ठीक है मैम। कौन कौन सी है? प्रतिज्ञा यानी कि प्रतिज्ञा, देन हेतु, देन उदाहरणा, उपनय और निगमना। अब क्या होता है, जो हम किसी चीज को जब प्रूव करते हैं ना, तो वो जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रतिज्ञा। यानी किसी चीज की, देखो हम ये बोलते हैं ना कि हम इस चीज की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यानी कि उस स्टेटमेंट को जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो हो गई हमारी प्रतिज्ञा। ठीक है। देन उसके बाद जो उसके बाद जब हम सेकंड स्टेटमेंट होती है, उसमें उस चीज के होने का कारण बताते हैं कि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है। तो उसका जो मिडल है, यानी कि जो उसका कारण है, उस सेकंड स्टेटमेंट में क्या होता है, उसका कारण होता है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे उसका नाम ही है उदाहरणा, तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं जो उस चीज से रिलेटेड है, तो हम उस एग्जाम्पल्स को देते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। देन फोर्थ स्टेटमेंट में क्या होता है, हम उन सब चीजों को मिला के कोई निष्कर्ष निकालते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम उस चीज को प्रूफ कर देते हैं, यानी कि हम उसके क्या होते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अब आपको वहां पे वो 5 स्टेटमेंट दे देगा। अब उस आपको बोलेगा कि इनमें आपको मिलाना होता है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली आपको ये होगा कि आपको 5 स्टेटमेंट दे देगा, देन आपको उनमें से मिलाना है कि कौन सा प्रतिज्ञा होगा, कौन सा हेतु होगा, कौन सा उदाहरणा होगा और कौन सा निगमना होगा, कौन सा उपनय होगा। वो आपको आगे पीछे करके दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी है। या फिर वो आपसे ये पूछ लेगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, फिर थर्ड स्टेटमेंट होती है वो कौन सी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ओके मैम। सीरियल ऑर्डर याद रखना पड़ेगा ये हाँ प्रतीक हेतु वो ऑर्डर। ओके देखिए, अब जैसे मोस्टली यही आता है
जो आपको अगर स्टेटमेंट होगी तो मोस्टली आपको यही स्टेटमेंट दी मिलेगी। अब आप में से इसी को आगे पीछे करके आपको मिलाने के लिए बोल देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो देखो नॉर्मली हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि दिस हिल हैज फायर, यानी कि इस पहाड़ी पे क्या है, आग है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी, अब हमें इसको प्रूफ करना है कि इस पहाड़ी पे आग है। अब आपने मुझे आके बोल दिया कि मैम वहां पे आग लगी हुई है, मैं बोलूंगी आपको कैसे पता, तो आप बताओगे ना कि मुझे इस तरह से पता है ना कि वहां पे क्या है, धुआं था, या फिर आपने प्रत्यक्ष रूप से वहां से आग देखी है, तो क्या है, मैं पूछूंगी आपको कैसे पता है, तो वो स्टेटमेंट है। देन आप उसको प्रूव करोगे, क्योंकि वहां पे क्या है, आप बोलोगे मैम क्योंकि वहां पे क्या है, धुआं है। तो आपको जो हेतु स्टेटमेंट है उसका जो आपको वर्ड वहां पे देखने को मिलेगा वो बिकॉज मिलेगा। तो आपको जहाँ पे बिकॉज देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये हेतु है, ठीक है। यहाँ पे यस जो मैम। फर्स्ट स्टेटमेंट होती है और जो फिफ्थ स्टेटमेंट होती है वो सेम होती है, बस फर्क ये होता है कि वहां पे देयरफॉर लगा होता है, यानी कि क्योंकि हम इसको प्रूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे तो नॉर्मल स्टेटमेंट थी, यहाँ पे हम देयरफॉर लगा के एज इट इज वही स्टेटमेंट लिख देते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, फिफ्थ हो गई। फिफ्थ का जो आपको सिंबल क्या याद रखना है, क्या किससे आप उसको याद रख सकते हो, देयरफॉर से। थर्ड है, थर्ड में क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल मिलेंगे। आप बोलोगे क्योंकि वहां पे आग लगी हुई है। अब मैं कहूंगी कि मैंने बोला क्यों, आपने बोला मैम वहां पे धुआं है, तो मैं कहूंगी धुएं का और आग का क्या कनेक्शन है, मुझे तो नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहूंगी धुएं का और आग का क्या कनेक्शन है, धुएं से आग का कैसे पता चल सकता है। तो आप मुझे एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि मैम धुआं होता है ना, वहां पे आग होती है। मैंने बोला कि आपको कैसे पता, क्योंकि आप फिर एग्जाम्पल दोगे कि जैसे हम मोस्टली किचन का एग्जाम्पल दे दे, किचन में क्या होता है। देखो अभी तो जैसे ये हम जो गैस वगैरह का यूज करते, लेकिन जो चूल्हे वगैरह का यूज करते हो, ये तो वहां पे आप एग्जाम्पल दोगे कि मैम वहां पे जब हम लकड़ी जलाते हैं ना, तो वहां पे आग होती है और उसमें से धुआं निकलता है, उसी तरह से। या फिर आप बहुत सारी अलग चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे आपको आग मिले और साथ में धुआं मिले। तो थर्ड में क्या देंगे हम, उदाहरण देंगे, यानी कि एग्जाम्पल देंगे। फोर्थ में क्या होगा, देखो फोर्थ स्टेटमेंट के लिए आपसे एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इन्वॉल्व होती है। प्रत्यक्ष, तीनों जो टर्म्स है वो यूज होती है, प्रत्यक्ष, हेतु और वो साध्य। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट किसके, तीनों टर्म्स किसके अंदर होती है, वो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर होती है। अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी तीनों टर्म्स मिलती है, तो वो किसके अंदर होगी, वो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट के होगी अंदर होगी, यानी कि उपनय के अंदर होगी। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो उन सारे एग्जाम्पलों को जोड़ के हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि उनको उन चीजों पे अप्लाई करके देन हम ये हमें पता चलता है कि हाँ भाई वहां पे आग है, और फिर में क्या कर देते हैं, हम उस चीज को प्रूफ कर देते हैं। ओके, यस मैम। किसी को समझ में नहीं आया ये तो बताओ। मैम आ गया। मैम इसको एग्जाम्पल लिया तो मीन्स जब हम करेंगे तभी, अभी फाइन वी हैव अंडरस्टूड। ये यही एग्जाम्पल होगा। देखो आपको जो ये स्टेटमेंट है ना, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको वहां पे दे देंगे। अब आपको ओके पूछेंगे कि इनमें से कौन सी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या है। तो आपको वो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप देखोगे नहीं, कॉपी में नहीं देखोगे। अब आप इन स्टेटमेंट्स में बताइए कौन सी क्या है, हाँ और स्टेटमेंट कौन सी है। उपमाय का उपनय। उपनय, उपनय। आपको कैसे पता चला। क्योंकि उसमें लाइक इट इज invariably associated with fire. Smoke is associated
invariably with fire. क्योंकि इसमें जो ऊपर की 3 स्टेटमेंट हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है? जिसमें बिकॉज लगा हुआ है क्योंकि ये कारण बता रहा है। और फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सी है? वो फिफ्थ देयरफॉर वाली, क्योंकि Therefore, conclusion. रिजल्ट दे रहा है, प्रूव कर रहा है। फिफ्थ स्टेटमेंट का नाम क्या है? निगम निगमय, निगमन। निगमा हेतु वाली स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड बिकॉज। second because और उदाहरण वाली स्टेटमेंट कौन सी है? थर्ड। Third. third और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका क्या नाम है? प्रतिज्ञा। चलो अच्छा है, आप लोग इनको याद करके लेंगे। चलो बाकी टॉपिक हम कल करेंगे, याद करना है। मैम क्वेश्चन करवा सही बात। दीजिए। हाँ क्वेश्चन और मैम आपने इसमें एक तो मुझे ये पूछना था, बुद्ध, जैन और चारवाक जो है वो इन्होंने ही, मतलब जो दर्शन है इन्हीं के नाम है। बुद्ध जो है वो बुद्ध ने लिखी है, जैन जो है जैन के है, चारवाक जो है चारवाक के हैं। जो बौद्धिज्म है वो दर्शन दिया है गौतम बुद्ध ने। देन जो चारवाक दर्शन है वो एक तो ये माना जाता है कि वो चारवाक ने दिया है, देन उसका सेकंड नाम माना जाता है कि वो बृहस्पति ने दिया है। तो वहां पे आपको जो ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो बृहस्पति। और चारवाक का जैन? होगा बृहस्पति। जैन महावीर ने दिया है। और मैम इनका जैन का अपने वो प्रमाण कौन सा मानते हैं? जैन जैन जो जो होते हैं फर्स्ट थ्री प्रमाण है उनको। फर्स्ट 3। बौद्ध जो है वो 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। चारवाक प्रत्यक्ष को मानते हैं और हाँ। जैन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। हम्म। ठीक है। अब मुझे चलो आज की क्वेश्चन तो देखो, आपके जो क्वेश्चन में से एक तो ये लास्ट वाला आएगा, अगर आया है तो एज इट इज यही आएगा, बस आपको ऊपर नीचे करके दे देंगे। ओके, देन सेकंड, और तो इसमें इतना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आने वाले नहीं है, क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन दर्शन में से आएंगे तो मोस्टली आपके फर्स्ट पेपर में ही आएंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट पेपर में दर्शन का एक अच्छा, काफी अच्छा टॉपिक है, तो आपको वहां से सेकंड पेपर में आएंगे आपके दर्शन। फर्स्ट पेपर में दर्शन से रिलेटेड में भी ना आए। ओके मैम। अगर आएंगे तो आपसे सिंपल इतना ही पूछा जाएगा कि किसका में कौन से प्रमाण है या किसके फाउंडर कौन है, तो आप